नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक से जो आखिरी पाठ है यात्रा जापान की, ममता कालिया द्वारा रचित शीर्षक, इस पाठ का शीर्षक है यात्रा जापान की। इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। इस पाठ एक यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा गया पाठ है। किस शहर के बारे में लिखा गया है? जापान। लेखिका यहाँ जापान जाते हैं। क्यों जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ओसाका विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने हेतु लेखिका जापान जाते हैं। अपने 6 सदस्यों के एक छोटा सा प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान जाते हैं और जापान जाते समय वहाँ जो अनुभव मिला है इसके बारे में बताते हैं। लेखिका जापानी लोगों का कर्तव्यनिष्ठता, शालीनता और हिंदी भाषा के प्रति, जापानी लोगों में हिंदी भाषा के प्रति जो प्रेम है और जापानी लोगों के जनजीवन और संस्कृति, इसके बारे में इस पाठ में चर्चित किया है। और आगे इसके साथ साथ लेखिका ने तोदाएजी मंदिर, जापान के प्रसिद्ध मंदिर है तोदाएजी मंदिर, इसके बारे में भी सुंदर से वर्णन किया है। और इस पाठ को क्यों चयन किया गया है? इस पाठ को आपके पाठ्य पुस्तक में आपको जापान में किस तरह तकनीकी प्रगति हो गया है, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट किस तरह हो गई है, और इसका जापानियों लोगों की कर्मनिष्ठता आदि का जानकारी परिचय देने के हेतु इस पाठ को आपके पाठ्य पुस्तक में चयन किया गया है। और लेखिका अपने 6 प्रतिनिधियों के साथ कहाँ जाते हैं? वहाँ विश्वविद्यालय जापान जाते हैं। और जापान में लेखिका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने हेतु जापान जाती है। लेखिका जापान के बारे में कहती है, जापान में रास्ते पर किस तरह यहाँ की रास्ते की तरह वहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। वहाँ जापानी मार्गों में जापानी लोग, जापान में क्या है, रास्ते पर भीड़ भाड़ नहीं है। और रास्ते पर युवतियों ने अपने गोल मटोल बच्चों को अपने टोकरी, साइकिल के टोल मटोले बच्चे को टोकरी, साइकिल के आगे एक टोकरी रहती है, वहाँ बिठा कर क्या कहते हैं, घूमते हैं। और वहाँ सड़क और होटल दोनों एकदम प्रदूषण रहित है। जापान में सड़क और होटल में और सड़क जहाँ देखते हैं वहाँ पोल्यूशन नहीं है। क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग साइकिल में ही सवारी करते हैं, वहाँ साइकिल से ही घूमते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा पोल्यूशन हम नहीं देखते हैं। और वहाँ जापान में के दुकान के नाम पट पर जापानी दुकान के हर एक दुकान के नाम पटक पर क्या नेम प्लेट पर जापानी भाषा के साथ साथ क्या अंग्रेजी भी लिखी हुई है और अंग्रेजी में भी लिखा था। और लेखिका अपने प्रोफेसर सुरेश ऋतुपर्णी उनके साथ कहाँ जाते हैं? एक रेस्टोरेंट, कलकत्ता, भारतीय रेस्टोरेंट कलकत्ता सुरेश ऋतुपर्णी जी लेखिका को और उनके प्रतिनिधि मंडलियों को वहाँ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? भारतीय रेस्टोरेंट कलकत्ता, भारतीय रेस्टोरेंट कहाँ जाते हैं? कलकत्ता ले जाते हैं। भारतीय रेस्टोरेंट कलकत्ता ले जाते हैं। और कलकत्ता, इस होटल के बारे में लेखिका कहते हैं, क्या कहते हैं? इस होटल के दीवारों पर ऊंटों का तस्वीर है और वहाँ लिखा है, क्या लिखा है इस होटलों में? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 3 अंक के लिए पूछे जाएंगे। क्या लिखा है इस होटलों के दीवार पर? ऊंटों का तस्वीर है और लिखा है इनक्रेडिबल इंडिया। और वहाँ हिंदी संगीत भी चल रहा था। डोसा, सांभर और भारतीय मसालों
की सुगंध यहाँ छाई हुई है। सबसे पहले हमें वहाँ होटलों का रिवाज क्या है, वहाँ कलकत्ता रेस्टोरेंट, इस होटल का रेस्टोरेंट का रिवाज क्या है, सबसे पहले पीने के लिए गर्म पानी देना। यह एक अंक के लिए पूछे जाएंगे। सबसे जापानी होटलों का रिवाज क्या है, सबसे पहले पीने के लिए गर्म पानी देना। और वहाँ भारतीय मसाला चाय भी दी जाती है। दालचीनी, काली मिर्च और चाय पत्ती उबालकर बनाई गई गाढ़ी खुशबूदार चाय वहाँ दिए जाते हैं। और इस रेस्टोरेंट के चलते जापान में हमारे लिए एक छोटा सा भारत बना रहा। इस तरह इस कलकत्ता रेस्टोरेंट, भारतीय रेस्टोरेंट कलकत्ता का वर्णन करते हैं। आगे लेखिका दोपहर 1:30 बजे हमें कहाँ पहुँचते हैं, टोक्यो विश्वविद्यालय के लिए निकलता है, वहाँ से निकलता है। और कर्मठ कॉमरेड सुरेश ऋतुपर्ण हमारे पथ प्रदर्शक उपस्थित है। और सन पेटियों से निकलकर थोड़ी दूर पैदल चले होंगे कि रेलवे स्टेशन मिलता है। वहाँ से सनपेटे होटल से थोड़े पैदल यात्रा करने के बदल क्या मिलता है, एक रेलवे स्टेशन मिलता है। और लेखिका यहाँ कहती है जापान में कदम कदम पर क्या मिलता है, रेलवे स्टेशन मिलता है। यहाँ किस तरह बस स्टॉप कदम कदम पर मिलता है, इसी तरह जापान में भी कदम कदम पर रेलवे स्टेशन मिलता है। और रेल जाल हम में से किसी की समझ नहीं आ रहा। सुरेश कभी हमें जमीन के नीचे ले जाते हैं। सुरेश ऋतुपर्ण जी के बारे में कहते हैं, सुरेश ऋतुपर्ण जी कभी कभी जमीन के नीचे ले जाते हैं और ऊपर जाते हैं। समस्त टोक्यो कई धरातलों पर धड़क रहा है। हर जगह रंग रूप और खुशबूदार बिछी हुई है। सड़कों पर, दुकानों में, शहरों में, जापान में कदम कदम पर रेलवे स्टेशन है। और वहाँ हर जगह पर रंग रूप और खूबसूरती बिछी हुई है। सड़कों पर, दुकानों में और चेहरों पे भी खूबसूरती दिखी हुई है। और आगे लेखिका कहती है सुरेश ऋतुपर्ण क्या करते हैं, टिकट मशीनों से खूब नोट डालकर वो टिकट निकलता है। वहाँ क्या करते हैं सुरेश ऋतुपर्ण जी, टिकट मशीन में, वहाँ जापान में क्या होते हैं, वहाँ टिकट मशीन है, वहाँ से खूब नोट कर डालते हैं, क्या आता है, वहाँ से टिकट निकलता है। वे ना सिर्फ अच्छे शिक्षक और संपादक है, वरन बहुत अच्छे गाइड भी है। यहाँ लेखिका सुरेश ऋतुपर्ण जी के बारे में कहती है सुरेश ऋतुपर्ण जी सिर्फ अच्छे शिक्षक और संपादक, न सिर्फ अच्छे शिक्षक और संपादक है, ना सिर्फ अच्छे शिक्षक और संपादक है, वो अच्छे गाइड भी है। हमको वहाँ के जापान के विविध स्थलों के बारे में घुमाते, हमको वहाँ के विवरण भी, गाइडेंस भी देते थे। वे बड़े धैर्य से समझाते हैं। और यहाँ टिकट कांचे में डालकर जल्द अंदर घुसो, उस पार जाकर अपनी टिकट उठा लो। वहाँ क्या करना है, हर काम, जापान में हर काम पलक झपकते करना होता है। वहाँ ऋतुपर्ण जी कहते हैं हाँ, जापान में हर काम भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है, जल्दी जल्दी काम निपट होना चाहिए, क्योंकि रेल आता है तो धक्का-पेल नहीं मचानी है। रेल आता है तो क्या होना चाहिए, आपको जल्दी ही चढ़ जाना चाहिए, ओ निदान और सावधानी से नहीं जाना चाहिए। वहाँ जल्दी जल्दी हर काम को जल्दी जल्दी करना चाहिए। और प्लेटफॉर्म पर थोड़ी थोड़ी दूर पर लाल लकीरें खींची है। और ऋतुपर्ण जी उन्हें गाइडेंस देते हुए कहते हैं प्लेटफॉर्म पर कई दूर पर क्या होता है, लाल लकीर रेड कलर की लाइन खींची हुई है। हर डिब्बा एन उस लकीर के सामने हो पड़ता है और लकीर के दोनों तरफ हमें खड़े होना है। क्या होना है, उन हर तरफ लाल, दोनों साइड लाल लकीर खींचे हुए है। इस लाल लकीर के जो लाल लकीर है दोनों तरफ हमें खड़े होना है। बीच की काली जगह से क्या होना है, मुसाफिर उतर कर निकलते हैं। अब हमें रेल में चढ़ना है। सैकड़ों यात्री इसी अनुशासन से बद्ध चढ़ और उतर जाते हैं। रेल के अंदर बैठने के स्थान कम। और जापान के रेल के बारे में लेखिका कहते हैं रेल के अंदर वहाँ बैठने का स्थान कम है। जापान में रेल के अंदर बैठने का स्थान कम है और खड़े होने का जगह ज़्यादा है।
वो लेकिन हमारे देश में क्या होता है, वहाँ बैठने की स्थान ज़्यादा है और खड़े होने की जगह कम है। और लेकिन जापान में वहाँ बैठने की जगह कम है और खड़े होने की ज़्यादा है। फिर भी दोनों तरफ काफ़ी जगह लंबी सीटें के लिए छोड़ी गई है जिन पर लिखा हुआ है। फिर भी दोनों तरफ कभी बाकी सीट छोड़ी गई है और वहाँ लिखा है, क्या लिखा है, कर्टेसी सीट्स, मतलब सौजन्य स्थान। क्या लिखा है, कर्टेसी सीट, कर्टेसी सीट मतलब सौजन्य स्थान। वहाँ जिन पर लिखा हुआ है लंबी सीटों के लिए छोड़ी गई एक जगह है, वहाँ लिखा गया है कर्टेसी सीट, सौजन्य सीट स्थान। इसके साथ ही एक फ्रेम में छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं। जापान में ज़्यादातर लिखने के बदले चित्रों को हम ज़्यादातर देखने को मिलता है। जापानी भाषा देखने में चित्रात्मक है। जापानी भाषा देखने में कैसे है, चित्रात्मक है। इसके साथ ही एक फ्रेम में छोटे शैली में संप्रेषण का अद्भुत रूप समाया हुआ है। सौजन्य स्थान पर बने चित्रों में एक पहिया कुर्सी, इस सौजन्य स्थान पर इसके लिखने के बदले, जापानी में लिखने के बदले यहाँ चित्रों को हम ज्यादातर देखते हैं। वहाँ क्या क्या चित्र देखने को मिलता है, वहाँ एक पहिया की कुर्सी, एक पहिया कुर्सी, एक बच्चे सहित स्त्री, एक बच्चे पकड़ी एक स्त्री है, और एक झुका हुआ वृद्ध शरीर, सामान से लदी फदी एक स्त्री और एक रोगी दर्शाए गए हैं। वहाँ रेल के अंदर चित्र में लिखा गया, चित्र में क्या दिखाता है, एक पहिए का कुर्सी और एक बच्चे सहित स्त्री और एक झुका हुआ वृद्ध का चित्र और एक लदी फदी एक स्त्री और एक रोगी दर्शाए गए हैं। स्पष्ट है कि ये स्थान इन सभी लोगों के लिए आरक्षित है, और इस से स्पष्ट से हमें पता चलता है कि इस स्थान इस व्यक्तियों के लिए यही जगह रेल के अंदर उपस्थित है, आरक्षित है। हमारे देश की तरह महिला सीट, विकलांग सीट, विधायक सीट जैसा वर्गीकरण यहाँ नहीं है, यहाँ इस तरह नहीं है, लेकिन कर्टेसी सीट है। कर्टेसी सीट में एक पहिया कुर्सी और चित्रात्मक रूप में दिखा गया है वहाँ, और एक बच्चों को पकड़े हुए एक स्त्री के चित्र और लदी फदी एक स्त्री और एक रोगी दर्शाए गए हैं। हमारे भारत की तरह, हमारे देश की तरह महिला सीट, विकलांग सीट, ऐसे विधायक सीट ऐसे नहीं आरक्षित है, ऐसे नहीं दिखाते हैं। हमारे देश के तरह ऐसे नहीं, रेलवे स्टेशन में भी हर कदम कदम पर रेलवे स्टेशन मिलता है। हमारे देश की तरह वहाँ अलग अलग सीट नहीं, अलॉटमेंट नहीं किया है, वहाँ चित्रात्मक शैली में दिया गया है। रेल के अंदर इस सीट के एक चित्रात्मक, जापानी रेलों में, जापानी देश में रेलों में चित्रात्मक रूप में कर्टेसी सीट अलॉटमेंट किया है। और आगे लेखिका कहते हैं, देखिए आगे लेखिका क्या कहती है, शालीनता जापान का गुणधर्म है। जापान का गुणधर्म क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 अंक के लिए पूछे जाएंगे। जापान का गुणधर्म शालीनता, जापान का गुणधर्म क्या है, शालीनता। शालीनता जापान का गुणधर्म है। बिना एहसान जताए जापान के लोग मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लेखिका कहती है, यहाँ जापानी लोगों में हेल्पिंग नेचर बहुत ही ज़्यादा था, हेल्पिंग नेचर बहुत ही ज़्यादा था, और यहाँ शब्दों का कम से कम प्रयोग करते हैं। यहाँ बातें, जापान लोग बातें कम करते हैं, और रेल में जो लोग पढ़ते रहते हैं, रेल में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बस में और रेल में क्या करते, बातें करते रहते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति, जापान में लोग बातें कम करते हैं और ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, और खड़े खड़े भी क्या करते हैं, वो बुक्स और क्या किसी भी पुस्तक को लेकर खड़े पढ़ते रहते हैं। कुछ फ़ोन कर संदेश टाइप करने में मशहूर है, कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ोन पर टाइप मैसेज करके उसमें मशहूर है। 1-2 महिलाएं अपना मेकअप ठीक कर रहे थे, रेल के अंदर क्या कर रहे हैं, वो रेल में जो अनुभव हुआ उसे बताते हैं। रेल में कुछ जापानी लोग ऐसे बातें कम करते हैं, वो
पढ़ते रहते हैं, खड़े होकर भी पढ़ते रहते हैं। और कुछ महिलाएं अपने मेकअप ठीक कर रहे थे और कुछ लोग मैसेज टाइप कर रहे थे। जो भी आवाज उस रेल में आता है, जो भी आवाज जो ही सुनाई दे रही थी, वो क्या किसका है? हिंदुस्तानियों की है। हम हिंदुस्तानी लोगों को ही आवाज वहाँ सुनाई दे रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादा, जापानी लोग ज्यादा बोलते नहीं है। वहाँ कोई आवाज सुनाई दे रही है, वो किसका है? हम हिंदुस्तानी लोगों का है। अन्यथा रेल का डब्बा सन्नाटे से भरा हुआ है। शायद इसलिए जापानी नागरिकों के चेहरे इतने शांत, सौम्य और तेजोमय लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे गौतम बुद्ध का बोधि तत्व इन्हें ही प्राप्त हुआ है। ये लेखिका को इस तरह वर्णन करते हैं कि जापानी लोग बातें कम करते हैं, इसी कारण ये जापानी लोगों के चेहरे पर शांत, सौम्य और तेजोमय लगते हैं। किस तरह तेजोमय सौम्य दिखते हैं? वो ऐसा लगता है कि जैसे गौतम बुद्ध का बोधि तत्व इन्हें प्राप्त हुआ है। और आगे लेखिका टोक्यो यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। इसके बारे में कहते हैं, टोक्यो कहाँ पहुंच जाते हैं? लेखिका टोक्यो यूनिवर्सिटी, टोक्यो और हिंदी में टोक्यो कहते हैं। टोक्यो कहाँ पहुंचते हैं? टोक्यो यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। टोक्यो का फुल फॉर्म है टफ्स। इसका मतलब टोक्यो यूनिवर्सिटी क्या है? टफ्स। टोक्यो पहुंचते हैं। टोक्यो का यूनिवर्सिटी का नाम टफ्स है। और विदेशी भाषा अध्ययन संस्थान का सभागार जापानी छात्रों से भरा हुआ है। सभी हिंदी में वार्तालाप की कोशिश कर रहे थे। सभी छात्र हिंदी भाषा बात करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ का हिंदी ज्ञान बहुत अच्छा था। उस जापानी छात्रों का कुछ छात्रों में हिंदी ज्ञान बहुत अच्छा है। मेरे पास कई छात्राएं आई, हर एक के पास मेरी किसी न किसी कहानी को लेकर सवाल थे। इस तरह लेखिका अपने अनुभवों को व्यक्त करती है। और आगे लेखिका उद्घाटन से कुछ क्षण पहले टफ्स टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के निदेशक प्रोफेसर फुजी ताकेशी पधारे। लेखिका इनॉग्रेशन के बारे में कहते हैं। किसका? उद्घाटन के। टफ्स टोक्यो यूनिवर्सिटी, टफ्स का फुल फॉर्म है टोक्यो। टफ्स का फुल फॉर्म क्या है? टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज। टफ्स का फुल फॉर्म क्या है? टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के निदेशक कौन है? एक अंक के लिए पूछे जाते हैं, अच्छे से याद रखना है आपको। एक अंक के लिए पूछे जाएंगे। टफ्स का प्रोफेसर कौन है? निदेशक प्रोफेसर फुजी ताकेशी। प्रोफेसर फुजी ताकेशी। टफ्स टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, इसका निदेशक प्रोफेसर फुजी ताकेशी। हिंदी भाषा में उनका अनौपचारिक व्यवहार आत्मीय और अंतरंग लगा है। हमारे साथ हिंदी में भी वे बातें करने लगे। और बातचीत में पता चलता है कि लेखिका को बातचीत में क्या पता चलता है कि वे भी हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। सुरेश ऋतुपर्ण उसी हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। यानी हम तीनों का एक निगडुड़ा बन गया, पुराने दिनों को लौटाने वाला। इस तरह उनका रिश्ता और गहरा बन जाता है। किसका साथ? प्रोफेसर फुजी ताकेशी, सुरेश ऋतुपर्णा और लेखिका, उनकी 6 सदस्य मित्र मंडलियों के साथ इसका रिश्ता और भी गहरा बन गया। टफ्स में तकरीबन 50 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की इंतजाम है। टफ्स टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में तकरीबन 50 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की इंतजाम
रहे हैं, इंतज़ाम है। साथ ही यहाँ जापानी भाषा के प्राचीन से लेकर अधुनातन विकास के अध्ययन का विश्व केंद्र है। जापानी के प्राचीन से लेकर आधुनिकता विकास के अध्ययन का क्या है, विश्व केंद्र है।